Dual nature of matter and light. In 1924, de Broglie postulated that matter, like radiation, exhibits a dual nature. बिल्कुल इस तरह जैसे कि रेडिएशन में ड्यूल नेचर होती है कि वो मैटर और लाइट दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, इसी तरह से एक मैटर में भी ड्यूल नेचर मौजूद होती है कि वो लाइट और मैटर की तरह बिहेव कर सकता है। इसको हम सिंपली ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट का नाम भी देते हैं। His theory of matter's dual nature was founded on the following observation. तो पहली ऑब्जर्वेशन ये थी कि मैटर एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मेक अप द इंटायर यूनिवर्स, कि हमारी पूरी यूनिवर्स में जो या तो मैटर है या एनर्जी की फॉर्म में हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। बिकॉज देर आर बोथ टाइप ऑफ एनर्जी दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, तो हम उसको एक मैटर को एनर्जी में या किसी लाइट में या लाइट को मैटर में आइडियली कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिट्री अपील्स टू मैटर। अब चूंकि रेडिएशंस में ड्यूल नेचर है तो सिमिट्री के बेस के ऊपर मेटल में भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए। इट मीन्स कि अगर रेडिएशन मैटर के तौर पर काम कर सकती है तो एक मैटर को भी रेडिएशन के तौर पर काम करना चाहिए। ठीक है, सो द मैटर शुड हैव ए ड्यूल नेचर एज वेल एज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, बिल्कुल इस तरह जैसे रेडिएशन की ड्यूल नेचर है, मैटर की भी ड्यूल नेचर होनी चाहिए, और हम इसको डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट कहते हैं। मजीद हम देखते हैं कि मैटर हैज़ टू फोल्ड करेक्टर विद वेव एंड पार्टिकल प्रॉपर्टी, के मैटर में वेव की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। वैन मैटर इज इन मोशन इट एग्जिबिट्स वेव लाइक क्वालिटीज विच इज इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। वैन मैटर इज एट रेस्ट इट एग्जिबिट्स पार्टिकल लाइक एट्रीब्यूट्स। तो अगर मैटर हल्का सा भी मूव करती है तो उसमें वेव की क्वालिटीज आ जाती हैं। अब ये अलग बात है कि उसकी अगर मैस ज़्यादा होगा तो उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी इतनी कम होगी कि हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आइडियली उसमें जो वेव की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मौजूद होंगी। और अगर मैटर रेस्ट में है तो वो प्योर पार्टिकल लाइक एट्रीब्यूट्स को बाहर करेगा, क्योंकि वो मूव उस वक्त नहीं करता। मूविंग पार्टिकल्स आर एसोसिएटेड विद द मैटर वेव्स विच आर आल्सो कॉल्ड द डी ब्रोगली वेव्स। तो मूविंग पार्टिकल की जो वेव्स हैं हम इनको डी ब्रोगली वेव्स का भी नाम देते हैं। De Broglie's idea of matter waves suggests that all matter exhibits both wave-like and particle-like behavior depending on its state of motion। तो ये बेसिकली हमारे पास एक ओवरव्यू है ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर का। अब हम देखेंगे कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है। डी ब्रोगली वेव, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ए मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैन बी एसोसिएटेड विद ए वेव, कि अगर कोई पार्टिकल मूव करता है इस तरह से तो उसमें वेव की प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास सिंपल पार्टिकल जो कि मूव कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई वेव भी एसोसिएटेड होगी। दैट इज वेव कैन गाइड द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल, कि वेव जो है वो गाइड करेगी मोशन ऑफ पार्टिकल्स को। द वेव एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल आर नोन एज द डी ब्रोगली वेव आर द मैटर वेव। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हम जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज गिवन एज ए इज इक्वल टू एच वी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वांटम थ्योरी के मेन इक्वेशन है। एच यहाँ पर प्लांक्स कांस्टेंट है और वी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है या फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन है। सो एनर्जी ऑफ फोटॉन विल बी इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाई लैम्डा। और दूसरी तरफ हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो अब हमारे पास एनर्जी की दो वैल्यूज हैं, ई इज इक्वल टू एच वी इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा एंड ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो हमारे पास आएगा एम सी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। इक्वेट करने के बाद सी स्क्वेयर यहाँ से सी से कटेगा और हमारे पास जो एक सिंपल इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी और लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर रो सी। यहाँ पर रो क्या है, मोमेंटम विच इज़ द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैस एंड इट्स वेलोसिटी। तो फोटॉन का मोमेंटम यहाँ पर रो है। तो सिंपल हमारे पास जो वेव है या डी ब्रोगली वेव जो है वो इक्वल होती है प्लांक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। इंस्टेड ऑफ फोटॉन वी हैव ए मटेरियल पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन द वेलोसिटी। अगर हमारे पास कोई आम मैटर हो, वो फोटॉन ना हो, तो अब हम यहाँ पर एम सी की बजाय लिखेंगे एम वी, क्योंकि वेलोसिटी उसके स्पीड ऑफ लाइट तो नहीं होगी, तो सी को हम रिप्लेस करते हैं वी के साथ। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की वेवलेंथ को
हम इस इक्वेशन से मेजर कर सकते हैं। इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर को प्रूव करने के लिए हमारे पास डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बेसिक और फंडामेंटल एक्सपेरिमेंट है। Initial atomic models proposed by the scientists could only explain the particle nature of electron, but failed to explain the properties related to their wave nature। क्योंकि ड्यूल नेचर ऑफ लाइट एंड मैटर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो अगर वो मूव करता है तो उसको वेव नेचर भी शो करनी चाहिए। तो जो इनिशियल एटॉमिक मॉडल है वो इसको शो करवाने में नाकाम रहे हैं। देन इन 1927 ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के एस्टेब्लिश होने के बाद C.J. Davison and L.H. Germer carried out an experiment popularly known as the Davison-Germer's experiment to explain the wave nature of electron through electron diffraction। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया गया और उसके बेस के ऊपर हमने ये साबित किया कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर भी मौजूद होती है। हालांकि वो पार्टिकल्स हैं लेकिन उनमें जो वेव नेचर भी प्रोड्यूस होगी। इसका एक जो सिंपल सेटअप है वो यहाँ पर गिवन है जिसको हम कमिंग स्लाइड्स में स्टडी करेंगे। The experimental arrangement of the Davison-Germer experiment is given here। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि an electron gun comprising a tungsten filament F was coated with the barium oxide। तो हमारे पास यहाँ पर एक फिलामेंट है, ठीक है, जिसको हमने बैरियम ऑक्साइड के साथ कोट किया हुआ है और इसको हमने हीट किया है थ्रू ए लो वोल्टेज पावर सप्लाई। तो एक लो वोल्टेज यहाँ पर पावर सप्लाई है जिसकी बिना पर हमने इसको हीट किया होता है। वाइल अप्लाइंग सूटेबल पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम ए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, ठीक है, तो हम एक हाई पावर सप्लाई को यूज़ करते हैं वोल्टेज को अप्लाई करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करने के लिए। द इलेक्ट्रॉन गन एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स। तो इस हीटेड फिलामेंट से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे विच वर अगेन एक्सेलरेटेड टू ए पर्टिकुलर वेलोसिटी और हम उनको एक्सेलरेटेड एनोड के बेस के ऊपर हम उनको एक्सेलरेट करवाते हैं और उनकी वेलोसिटी को थोड़ा सा तेज़ करवाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हीटेड फिलामेंट से निकलेंगे हम एनोड को यूज़ करते हुए, एनोड चैम्बर को यूज़ करते हुए उनकी वेलोसिटी को इंक्रीज़ करवाते हैं। इन ए सिलेंडर perforated fine holes along its axis, these emitted electrons were made to pass through it, thus producing a fine collimated beam। तो हम यहाँ पर करते क्या हैं कि ओरिजिनल जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्कैटर होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास ये जो सारा सेटअप है इसी के अंदर ही फाइन होल्स होते हैं और इन बहुत छोटे सुराखों में से गुजरने के बाद हमारे पास सिर्फ एक बीम ऑफ लाइट अचीव होती है जो कि सिर्फ एक लाइन में होती है। द बीम प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सिलेंडर इज अगेन मेड टू फॉल ऑन द सरफेस ऑफ ए निकल क्रिस्टल। तो हमारे पास ये वाला निकल का टारगेट है। ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर इन द वेरियस डायरेक्शन। तो यहाँ पर टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट एंगल्स पर वहाँ पर स्कैटर होंगे। द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पर जो बीम प्रोड्यूस होगी उसकी कोई ना कोई इंटेंसिटी भी होगी विच इज़ मेजर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर। तो ये हमारे पास ये एक मूवेबल डिटेक्टर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हर जगह पर स्कैटर हो रहे हैं और ये डिटेक्टर उनकी जो इंटेंसिटी है उसको फाइंड करता है। एंड आफ्टर इट इज़ कनेक्टेड टू सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो जब हम इस डिटेक्टर को गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं ये करंट को मेजर करता है। इट इज़ द मूव ऑन ए सर्कुलर स्केल और हम इसको सर्कुलर स्केल के ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए मूव करते हैं। बाय मूविंग द डिटेक्टर ऑन द सर्कुलर स्केल एट डिफरेंट पोजीशन दैट इज द चेंजिंग लैम्डा। तो हमारे पास ये जो थीटा है ये बेसिकली चेंज होगा विच इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट एंड द स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि बेसिकली एंगल है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन स्कैटर हुए हैं और जो इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थे निकल के ऊपर। The intensity of scattered electron is measured for different values of the angle of scattering। तो डिफरेंट एंगल के ऊपर हम उनकी जो इंटेंसिटी है उसको मेजर करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि सिंस डिफ्रैक्शन इज अ प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिव ऑफ द वेव मोशन। अब इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ पर आई, निकल से टकराने के बाद वो डिफ्रैक्ट हुई और उसने अपना एंगल चेंज किया। अब ये प्रॉपर्टी दोस्तों में होती है वेव्स की। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल होता तो वो डिफ्रैक्ट कभी भी ना होता, ठीक है, और इसका एक एंगल होता
और इसके डिफरेंट एंगल के ऊपर भी जो डिफ्रैक्शन है वो ना होती। तो थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट एस्टैब्लिश बियॉन्ड डाउट दैट द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स डिफ्लेक्ट हुए हैं और डिफ्लेक्ट होना किसी वेव की प्रॉपर्टी है, इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव के तौर पर भी बिहेव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बिहेव लाइक पार्टिकल्स एंड काज मैकेनिकल मोशन इन द पैडल। अब इस एक्सपेरिमेंट ने तो ये प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव नेचर मौजूद होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिकल नेचर कैसे होती है, वो हमारे पास एक पैडल का एक्सपेरिमेंट होता है कि जब डिस्चार्ज ट्यूब में हम एक बहुत ही लो वेट का एक पैडल यहाँ पर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की बीम को इसके ऊपर गिराते हैं, तो ये पैडल यहाँ से घूमना शुरू करेगा। अब पैडल घूमने की वजह क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पार्टिकल थे, उनमें कोई ना कोई जो है वो काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, और वहाँ पर टकराने के बाद उन्होंने इस पैडल को घुमाया और इस व्हील को घुमाया, जिससे ये साबित हुआ कि उनमें जो पार्टिकल्स की नेचर है वो भी मौजूद होती है। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन में वेव मोशन भी होती है और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, और इस एक्सपेरिमेंट से हमने साबित किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड लाइट मौजूद होती है।